नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयनारायण व्यास और आप देख रहे हैं खबरदार। दोस्तों, आज का विषय है जो इस देश में एक साइक्लोन की तरह उभर कर धमाल मचा रहा है, वो विषय आज का हमारा विषय है। और उसको लेकर मैं मेरे व्यूज आपके समक्ष इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि सरकार कोई भी चाहे कितने भी कायदे बना ले, जब तक जिनके लिए ये कायदे बनाए जाते हैं उनका समर्थन और सपोर्ट इनको प्राप्त नहीं होता है। कायदे अनेक है, कायदे बनाने से कोई फायदा नहीं। एक और कायदा बना के आप कोई बड़ा फर्क नहीं ला सकते। तो ये कायदा जो सरकार ने बनाया अभी विधेयक के रूप में है, इट हैज नॉट टेकन द फॉर्म ऑफ लॉ, हो जाएगा। मैंने मानता विपक्ष भी इसके खिलाफ हो, मगर उसके बाद क्या होगा, उसकी अमलवारी कैसे होगी, ये बात काफी अहमियत रखती है। आज हमें उसी मुद्दे पर चर्चा करनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयनारायण व्यास आप सभी का खबरदार चैनल में स्वागत करता हूं और आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करता हूं कि आपकी चैनल है, अभी नई नई बाजार में आई है और आप ही इसे प्रेरणा और बल दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? ना हमें पैसा चाहिए, ना हमें और कुछ चीज चाहिए, हमें सिर्फ न सिर्फ चाहिए आपका प्रेम और सपोर्ट। और वो आप दे सकते हैं सब्सक्राइब करके। सब्सक्रिप्शन के लिए कोई फी नहीं है। हमारी 3 चैनल है। द रियल डिबेट जो अब करीब करीब गुजरात स्टेट फोकस चैनल है, अक्सर गुजराती में ही हम इस पे वार्तालाप करते हैं। दूसरी खबरदार, ये देश की खबर लेती है और हिंदी में खबरें और खबरों की चर्चा करती है। और तीसरी ग्लोबल क्रॉसरोड्स, जो भी इसके साथ शुरू हुई है, मगर अभी ग्लोबल क्रॉसरोड तो अभी पलने से बाहर भी नहीं निकली, वो अंग्रेजी में है और उसमें वैश्विक घटनाओं का विवरण किया जाएगा। बिकॉज वर्ल्ड इज नाउ अ विलेज, इट हैज वर्चुअली कम टू योर ड्राइंग रूम। तो दुनिया में जो घटनाएं घट रही है, जो चीजें हो रही है, उससे अलग रहकर आप भारत का रवैया और भविष्य नहीं समझ सकते। तो तीसरी चैनल है हमारी द रियल डिबेट, द ग्लोबल क्रॉसरोड्स। तो आपके पास गुजरात केंद्रित समाचारों के लिए, और मुझे आनंद है कि 53,000 के करीब सब्सक्राइबर्स है, हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, खरीदे हुए नहीं हैं। वो चैनल का नाम है द रियल डिबेट। दूसरी अभी जो आप देख रहे हैं खबरदार, और तीसरी द ग्लोबल क्रॉसरोड। ये तीनों चैनल को आपका भरपूर बरसक प्यार दीजिए। हमें आपकी अटेंशन चाहिए। आप सब्सक्राइब करें, सुने, सुझाव दें और हम बहाव के साथ प्रभावी बन के चले, निष्पक्ष बन के चले, सही मायने में खबरदार खबर लेके आए, ये अपेक्षा के साथ हम काम करेंगे। उसमें हम खरे उतरेंगे, ये मेरा डॉक्टर जयनारायण व्यास का आपको वादा है। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तीनों चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज।
और उसके लिए आपको एक ढेला भी खर्चना नहीं है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लाखों छात्रों के भविष्य को स्पर्श करता है। एक छात्र 2-3 वर्षों की कड़ी मेहनत करता है, लहू पसीना एक करता है, न टेलीविजन देखता है, न फिल्म देखता है, न बाहर कहीं नाश्ता करने जाता है, न कोई रेस्तोरां में जाता है, न पिकनिक पे जाता है, न पर्यटन पे जाता है। बस एक ही काम करता है, उठता है, तैयार होके पढ़ने बैठता है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके खाना खा लेता है, फिर से पढ़ता है, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर से पढ़ना शुरू करता है, देर रात तक पढ़ता रहता है। इतनी मेहनत के बाद जब वो स्पर्धात्मक परीक्षा, चाहे वो नीट की हो, JEE की हो या कोई अन्य सर्विस या अभ्यास के लिए कोई परीक्षा ली जा रही हो, और उसमें जब उसे मालूम होता है कि इसका पेपर लीक हो गया, तब क्या गुजरती है, हताश हो जाता है। इनके सब अरमान धमाके से जमीन पे टूट पड़ते हैं। सिर्फ इनके नहीं, इनके जो पेरेंट्स है, क्योंकि ये ट्यूशन रखना, कोटा भेजना या कहीं भेजना, दिल्ली भेजना, वहाँ लड़का 2 साल रहता है, लड़की 2 साल रहती है, जो खर्चा होता है उसके लिए कई माँ बाप अपने गहने बेचते हैं, कोई अपनी जमीन बेचता है, कोई अपना घर गिरवी रखता है। अपेक्षा यह है कि एक दिन बच्चा हमारा अच्छी तरह से ये एग्जाम पास करके लाइफ में सेटल हो जाएगा और फिर हमारे लिए सुख ही सुख है। ये आशा अपेक्षाएं जो पेरेंट्स की होती है वो भी चकनाचूर हो जाती है। तो पेपर लीक होने से सिर्फ एक युवा या एक व्यक्ति के अरमान चकनाचूर नहीं होते, पूरे परिवार को ढा देते हैं। और दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है, मगर उसके साथ साथ हमारी औसत जो आयु है वो 31 साल है, जो भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा युवा देश बनाती है। हमारी 70% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। मतलब हुआ कि ये लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार 2 हाथ को काम चाहिए, 2 समय की रोटी चाहिए, और इसी के लिए ये कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन एग्जाम में बैठते हैं, मेहनत करते हैं। लाखों ऐसे लोग बैठते हैं, उसमें से सैकड़ों सिलेक्ट होते हैं और लाखों की तादाद में रिजेक्ट होते हैं, फिर भी वो प्रयत्न नहीं छोड़ते। अब ये पेपर लीकेज जो है वो समस्या को रोकने के लिए संसद ने परीक्षा में पेपर लीक और अन्य अनियमितता को रोकने के वास्ते एक महत्वपूर्ण विधेयक दाखिल किया है। आगे चल के वो कानून भी बनेगा, मगर प्रश्नों का प्रश्न ये है, क्या केवल कानून बनाने से समस्या समाप्त हो जाएगी? कानून तो अनेक प्रकार के हैं। आइए समझते हैं ये पूरी समस्या को। पहला सवाल उठ खड़ा होता है, पेपर लीक होने से सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? जवाब ऑब्वियस है, आपके दिमाग में भी होगा और आप सही भी है। सबसे बड़ा नुकसान वो परीक्षार्थी का होता है जो कड़ी मेहनत करके 2-2 साल 3-3 साल लहू पसीना एक करके लगा रहता है। उसकी एक महत्वाकांक्षा है, अपेक्षा है, ये परीक्षा
को क्रैक करके किसी को कुछ बनना है, किसी को कहीं एडमिशन लेना है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईआईटी में भर्ती होना चाहता है, कोई रेलवे सर्विसेज में जाना चाहता है, कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहता है। अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर आज का युवा धन ऐसी परीक्षाओं में अपने आप को कड़ी मेहनत के बाद पूरी तैयारी करके उपस्थित करता है। दूसरा सवाल यह है कि इतने सारे कायदे इस देश में, तो ये पेपर लीक हो या गैररीति हो परीक्षाओं में, वो रोकने के लिए सरकार को एक नया कानून लाने की जरूरत थी क्या? पिछले कुछ वर्षों से कई भर्ती परीक्षाएं और परीक्षा जो प्रवेश के लिए ली जाती है, आईआईटी में हो या और मेडिकल कॉलेजेस में, एमसीएससी या और मेडिकल कॉलेजेस में हो, उसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चे यानी युवा अपिया होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, मगर पिछले कुछ वर्षों में कई भर्ती परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं। लाखों छात्रों का भविष्य इससे प्रभावित हुआ है। परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, तब जाके सरकार ने कहा पेपर लीक कोई साधारण अपराध नहीं है, जैसे निंदनीय से जाएगी बाबा गोरखनाथ, और कहते हैं तो बच्चों पेपर लीक होता है, बहुत गंभीर बात है, ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये पूरे मानव जात के सामने अपराध है, हमारे युवाओं के सामने अपराध है, और यह एक संगठित अपराध है, इसीलिए इसके खिलाफ कानून आवश्यक है। अरे भाई मेरे, आज तक आपको ये पता नहीं था क्या? आज तक आप क्या कर रहे थे? गत 3 साल में जो आंकड़े सामने आते हैं राज्यों के और केंद्र सरकार के, करीब करीब हर एक हफ्ते एक पेपर फूटता है। तो आप कुंभकर्ण निद्रा में थे आज तक, अब जागे हैं जब कॉकरोच आ गया, और वो कॉकरोच भी आपका ही प्रोडक्शन नहीं हो उसकी कोई खातरी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो आगे चल के इतिहास बताएगा कि क्या था। जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन के बारे में शांति भूषण ने बताया कि वो पूरा आंदोलन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के भेजे का इरादा था। अन्ना तो सिर्फ एक मोहरा था, तो क्या दीपके एक मोहरा है? क्या सोनम वांगचुक एक मोहरा है? ये प्रश्न भी आज हमारे सामने उठ खड़े होते हैं, जिनके जवाब नहीं मिलते। पेपर लीक कोई साधारण अपराध नहीं है, संगठित अपराध है, और इसके लिए इसके खिलाफ बड़ा और कड़ा कानून चाहिए। भारत सरकार अब कहती है कुंभकर्ण निद्रा से जाग कर। तीसरा सवाल है कि ये कानून जो है उसमें प्रावधान क्या है? सरल भाषा में समझिए, यदि कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र चुराता है, उसे बेचता है, खरीदता है, सोशल मीडिया पर फैलाता है, कंप्यूटर से चोरी करता है, या इस अपराध में किसी भी प्रकार की मदद करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लंबी जेल, भारी जुर्माना, और यदि कोई संगठित गिरोह इसमें शामिल होगा तो उसके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई होगी। सरकार प्रतिबद्ध है, किसी को नहीं छोड़ेगी। जैसे हमारे गुजरात के गृह मंत्री कहते हैं, हम किसी चमरबंदी को भी नहीं छोड़ेंगे, मगर आज तक कोई चमरबंदी पकड़ा नहीं गया, और जो पकड़े गए उनको कुछ कर नहीं पाए। जैसे एक सज्जन जो उनके ही साथी विधानसभा में, बहुत बड़ा कौभांड था इनका, पीडीएस का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। दूसरे सज्जन ने मनरेगा में काफी जी भर के खाया था। ऐसे तो कई किस्से मिल जाएंगे आपको, होता कुछ नहीं। तो चौथा सवाल हमें ये होता है कि क्या छात्रों को इस कानून से डरने की आवश्यकता है? क्योंकि कोई छात्र को
कि तू परीक्षा में अगले वाले की कॉपी में से देख के लिख रहा है, या तेरे गजबे में से पर्ची मिली है, चल ये कानून के तहत तुझे जेल होगी 5 साल की, 10 लाख रुपया 50 लाख रुपया जुर्माना होगा। तो छात्रों को इस कानून से डरने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आज ऐसा कहा जा रहा है, यह कानून छात्रों के खिलाफ नहीं है, यह कानून अपराधियों के खिलाफ है। जो छात्र ईमानदारी से परीक्षा देते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ईमानदारी से परीक्षा देते हैं, उनको क्या चिंता करनी है? कानून तो अगर किसी छात्र ने कुछ गड़बड़ी की या कोई गड़बड़ी है ऐसा वो जो सुपरवाइजर है उसको लगा, तो क्या होगा? इसका जवाब तो कोर्ट ही दे सकती है। 5वां सवाल है, पेपर लीक कैसे होता है? जब चाहो जब सुनो पेपर लीक हो गया है। तो दोस्तों, प्रश्न पत्र तैयार होता है, उसकी छपाई होती है, फिर वो पैक किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, परीक्षा के केंद्र तक पहुंचाया जाता है। यदि यह पूरी प्रक्रिया में कहीं भी लापरवाही या कोताही न बरती जाए या भ्रष्टाचार न हो तो पेपर लीक होने की संभावना नहीं बनती। अन्यथा पेपर लीक होने की संभावना ये प्रक्रिया के दरमियान कहीं ना कहीं बन सकती है। इसीलिए केवल कानून ही नहीं, पूरी व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। जब तक व्यवस्था मजबूत नहीं है, सिर्फ कानून बनाने से कोई फायदा होना नहीं। और अगर व्यवस्था मजबूत है तो कानून की कोई जरूरत नहीं। यह हमें ले आती है 6ठा सवाल पर, क्या तकनीक इस समस्या का समाधान कर सकती है? जरूर कर सकती है। एनक्रिप्टेड डिजिटल प्रश्न पत्र आप निकाल सकते हैं, बायोमेट्रिक सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग, डिजिटल ट्रैकिंग, साइबर सुरक्षा। यदि इनका सही उपयोग किया जाए तो पेपर लीक की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है, लगभग नष्टप्राय हो जाती है, ऐसा हम कहते चलेगा। ये हमें ले आता है 7वें प्रश्न में, विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष का कहना है कड़ा कानून अच्छी बात है, लेकिन केवल सजा से समस्या हल नहीं होगी। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए, गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इट इज नॉट सफिशिएंट दैट वन अपीयर्स टू बी वन इज ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट, वन मस्ट अपीयर टू बी ऑनेस्ट ऑल्सो। ये ले आता है हमें 8वें सवाल पे, सरकार क्या कहती है? सरकार का कहना है हम लाखों छात्रों को न्याय देना चाहते हैं, तो आज तक क्या कर रहे? हम पेपर लीक माफिया के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बरत ली हमने, जो भी चंदा जिसको जहां कलेक्ट करना था शायद हो गया है। अब कोई माफी नहीं बरती जाएगी। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। अच्छी बात है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस कानून से पेपर लीक पूरी तरह बंद हो जाएगा? मैंने 4 या 5 से ज्यादा समय पन्ने उलट के समझने का प्रयत्न किया है। मुझे जो उत्तर मिलता है वो ये कहता है कि कानून आवश्यक है, लेकिन अकेला कानून पर्याप्त नहीं है। इसके साथ जरूरी है ईमानदार प्रशासन, मजबूत तकनीक। जब तक ये दोनों नहीं है, प्रशासन ईमानदार नहीं है और मजबूत तकनीक से इसको सजा संवारा नहीं जा सकता, पेपर लीक होने की शक्यताएं नकारी नहीं जाती। अगर ऐसा घटना कहीं भी घटने की संभावना हुई, शक भी हुआ, तो तेज जांच होनी चाहिए, शीघ्र न्याय होना चाहिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति
इन सब चीजों के साथ होनी चाहिए। जब ये सभी बातें साथ चलेगी तभी वास्तविक बदलाव दिखाई देगा, नहीं तो पेपर लीक का कायदा भी एक और कायदा कागज पे बनकर धरा रह जाएगा। दर्शकों से मैं प्रश्न करना चाहता हूं दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यदि आपका बेटा या बेटी 2 वर्षों तक मेहनत करे और परीक्षा के पहले ही पेपर लीक हो जाए, आपको कैसा लगेगा? क्या केवल दोबारा परीक्षा कराना न्याय है, या फिर दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए? इनका उत्तर पूरे देश को मिलकर देना होगा। हम ये न भूले कि एक दफा परीक्षा पोस्टपोन होती है और मॉरल टूटता है, वो मॉरल को फिर से खड़ा होकर वो लेवल पे आने में समय लगता है, एकाएक कुछ नहीं होता। समापन में मैं जरूर कहूंगा कि भारत युवाओं का देश है। हमारी औसत आयु 31 साल है। 35 साल से कम उम्र की 70% आबादी है हमारी। हमें अपने युवाओं का मनोबल टूटने देना नहीं चाहिए। किसी छात्र का भविष्य पेपर लीक की वजह से बिखरना नहीं चाहिए। किसी परिवार के सपने टूटने नहीं चाहिए और देश की प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यह नया कानून एक महत्वपूर्ण शुरुआत इस दिशा में वो मानते हैं। अब असली परीक्षा इसके प्रभावी और निष्पक्ष क्रियान्वयन में होती। हम जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि रियल टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। यही कानून के लिए भी कहा जा सकता है कि ये अगर कानून यदि सही ढंग से लागू होगा, सही तरह से लागू होगा, निष्पक्षता से लागू होगा, तो मेहनत जीतेगी और पेपर लीक माफिया हारेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपका दोस्त डॉक्टर जय नारायण व्यास विदा लेता हूँ। नमस्कार। आप देख रहे थे खबरदार। आपका हमेशा स्वागत करता है आपका ही हिंदी चैनल खबरदार, जो देश में घट रही महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके सामने लेके आता है और एक तटस्थ विश्लेषक की हैसियत से विश्लेषण पेश करता है। देखते रहिए खबरदार।